हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों कैसे हो मेरे भाई बहन, मेरे चाहने वाले और मेरे यार मित्र, आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज बच्चा हम दोस्तों शुरू करेंगे हमारी वर्णमाला जो चैप्टर है हमारा वो, क्योंकि इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया हिंदी भाषा का विकास, साथ ही साथ हिंदी भाषा की लिपि। ये दोनों टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगर किसी बच्चे ने ये दोनों टॉपिक नहीं देखें तो पहले उन टॉपिकों को देखें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको भाषा के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। और मैंने साथ ही साथ उसमें कराया है कि उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं उनके क्षेत्र, वो भी मैंने उसी क्लास में कंप्लीट कराया है। तो आप बच्चे, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो पहले जाएं और अपना वो सारी चीज़ें कंप्लीट करें। बात करते हैं, आज हम करेंगे वर्णमाला की बात करेंगे दोस्तों। किसकी? वर्णमाला की। एक बार उसे देख लेते हैं। एक सेकेंड। वर्णमाला, बात करते हैं वर्णमाला की। देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। और वर्ण किसे बोलते हैं? कि भाषा की ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उनको वर्ण बोलते हैं। आई बात समझ में? वर्ण किसे बोलते हैं? भाषा की ध्वनि के लिए जिन चिन्हों को बनाया गया है या जिन चिन्हों से सूचित किया जाता है उन्हें वर्ण बोलते हैं। आई बात समझ में? वर्णमाला किसे बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लो। वर्ण लिख लो, पहले लिख लो हेडिंग वर्ण। वर्ण भाषा के भाषा की ध्वनि के लिए कुछ कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। उन्हें वर्ण कहते हैं। आई बात समझ? मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं क, तो क के लिए एक चिन्ह माना है क्या? इस तरह का, ठीक है। प के लिए एक चिन्ह माना ये, ठीक है। ऐसे च के लिए ये चिन्ह माना। तो ये चिन्ह है ना, जो ये चिन्ह है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। ध्यान रखना कि मतलब भाषा की ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए उन्हें बोलते हैं वर्ण। अच्छा, बात करते हैं वर्णमाला की। बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, अच्छा, वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है या वर्णमाला कहा जाता है। लिख लो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आई बात समझ?
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बात करते हैं आगे कि एक चीज़ है, एक हमने पिछले उसमें भूल गए थे, इसमें 2 पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई परीक्षा में आया भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लिपि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यानी लिपि की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पूछ लिया लिपि की सबसे छोटी इकाई, बच्चे ध्वनि कर आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो बच्चा वर्ण कर आते हैं। लेकिन क्या होता है, जो भाषा होती है वो क्या होती है? मौखिक होती है, और लिपि होती है लिखित होती है। भाषा कैसी होती है? मौखिक होती है, और लिपि जो होती है वो आपकी लिखित होती है। तो लिखेंगे तो वर्णों का प्रयोग होगा, बोलेंगे तो ध्वनि का प्रयोग होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। और लिपि की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होगी? वर्ण होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है। तो यहाँ तक तुम्हारी चीज़ समझ में आई? और एक क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई पूछ लेता। नया क्वेश्चन है, 1-2 मैंने परीक्षाओं में देखा है। भाषा की, बताइए, भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, बताइए इसको। भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई आपको पता है क्या होता है? ये होता है दोस्तों शब्द। शब्द होता है भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई। और भाषा की छोटी इकाई, दोनों में अंतर रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपके शब्द होते हैं। क्या होती है? शब्द होती है। आई बात समझ? शब्द होती है। तो दोस्तों इसे पहले नोट करो, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। लो आई बात समझ यहाँ तक? चलो बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं ध्वनि की। तो दोस्तों ध्वनि है वो 2 प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं, या वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला की बात करूँ तो मैं, तो एक तो स्वर होते हैं, एक होते हैं व्यंजन। एक स्वर होते हैं, एक होते हैं व्यंजन। आई बात समझ? इसे देखो, फिर पहले हम पढ़ेंगे स्वर को अच्छी तरह से, फिर उसके बाद में जाएंगे व्यंजनों पे। ठीक है, पहले स्वर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे व्यंजनों पे। तो बात कर लो यहाँ पे, पॉइंट करो। भाषा या ध्वनि,
भाषा में ध्वनि, ध्वनि मुख्यतः, चलो ऐसे नहीं, हिंदी भाषा में, अबे यार, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में ध्वनि, ध्वनि मुख्यतः, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है दोस्तों। जो पहली होती है वो होती है आपकी स्वर, जो पहले होती है आपकी वो होता है स्वर, और दोस्तों जो दूसरी होती है वो होती है आपकी व्यंजन। ऐसा करो, यहाँ कर लो। जो दूसरी होती है आपकी वो होती है आपकी व्यंजन। क्या होती है? व्यंजन। आई बात में? ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो आपका स्वर होती है और दूसरी होती है व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि है और दूसरी होती है व्यंजन ध्वनि। यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होगी मुझे पता है। तो बात करते हैं पहले स्वर की, बात करते हैं स्वर की। यहाँ से लिख लो स्वर। बात करेंगे आज, सिर्फ आज पढ़ेंगे हम अपना क्या, स्वर। स्वर पढ़ेंगे। तो इसे एक बार देख लेते हैं। देखो स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिन ध्वनियों का, क्योंकि ध्वनि का प्रकार है, जिन ध्वनियों का उच्चारण या जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्या होते हैं? स्वर होते हैं वो। जिन ध्वनियों का या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। या ऐसे बोल दे कि जिन ध्वनियों का उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की या ध्वनि की सहायता नहीं लगती, उन्हें क्या बोलते हैं? आपके स्वर बोलते हैं। आई भाषा में जिन के उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किए जाते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। आई बात में? दोबारा बताता हूँ। जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, क्या होते हैं? स्वर होते हैं। या इसे ऐसे बोल देते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की या ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या बोलते हैं? आपके स्वर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसे लिख लो एक बार। लिख लो जिन ध्वनियों या वर्णों, जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए, या जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, या जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, सहायता से
किया जाए बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे एक बार और मैं बता देता हूँ। हिंदी भाषा में ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर ध्वनियाँ, एक होती है व्यंजन ध्वनियाँ। एक स्वर ध्वनियाँ, एक व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात जिनमें किसी और वर्ण की सहायता ना लगे, जिनमें किसी और वर्ण की सहायता ना लगे, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई हो तो हमें कमेंट में बताना। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इसके प्रकार हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। लिख लो, लिख लो, पॉइंट ले लो। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहीं पे लिखेंगे या यहीं पे लिखेंगे? ऐसे नोट कर लो, फिर एक बार में उन्हें सबको ले लूँगा, तीनों को। इसे यहाँ तक नोट कर लो, आगे देखेंगे इसे। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, समझ रहे? थोड़ा सा एक्सप्लेन। यार देखो, आप लोगों से यार हमारा थोड़ा सा अनुरोध है कि यार आप वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब थोड़ा कर दिया करो, क्या दिक्कत है? और आप लाइक को किया करो या अनलाइक किया करो, जैसे भी आपको वीडियो लगे कमेंट में बताया करो, सर आपकी वीडियो में ये सुधार कीजिए, या आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, जो भी है। ठीक है, हर चीज़ के कुछ कुछ तो पहलू होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा कमेंट में हमें बताया करो, तो हमें अच्छा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल की तरफ ध्यान दें। हम आपको रोज़ाना क्लास दे रहे हैं, तो भाई थोड़ा हमारा भी हक बनता है कि आपसे थोड़ा सा लें। आप हमें आपको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ा तो ये आपका भी हक बनता है और हमारा भी बनता है कि आप थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सोचें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी नहीं। वैसे हालांकि तो मैं किसी वीडियो में इस बारे में बोलता ही नहीं हूँ कि कोई, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगी तो ऑटोमेटिक वो क्या है कि सब्सक्राइब कर लेगा। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं आगे। तो बात मैंने बताई थी, स्वर कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के बताए थे। पहले जो हैं इसमें देख लो, जो पहले स्वर हैं आपके, वो आपके मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, इनको ही लघु स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं। ठीक है, इनको ही लघु स्वर बोलते हैं। और दोस्तों इनको ही आपके ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जो ये दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। वो कौन कौन से? अ, ई, उ और आपका रे। ये होते हैं आपके मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, इन्हीं की सहायता से आपके दीर्घ स्वर बनते हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से आपके दीर्घ स्वर बनते हैं। इन्हीं की सहायता से आपके जो प्लुत स्वर जो होते हैं वो भी इन्हीं की सहायता से बनते हैं। आई बात समझ में? तो ये होते हैं आपके मूल स्वर। इन्हीं की सहायता, इन्हीं को जोड़ के घटा के आपको जो दीर्घ स्वर हैं या प्लुत स्वर हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो दूसरे हमने बताए थे, दूसरे बताएं, वो बताएं आपके लिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपके दीर्घ स्वर आपके, और इन्हीं को बोलते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर, सॉरी
गुरु स्वर, आपके संधि स्वर, संधि स्वर, और दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। कौन से? द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर क्या बोलते हैं? आपके दीर्घ स्वर, इन्हीं को गुरु स्वर बोलते हैं, इन्हीं को संधि स्वर बोलते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। देखो इनके इन्हें देखिए, ये कौन कौन से होते हैं? देखो ये होते हैं आपके, देखो ये होते हैं आ, ठीक है, ई, ऊ, ठीक है, आ, ई, ऊ, ठीक है, और ये होते हैं दोस्तों, एक होते हैं ए, बड़ी ए, ओ, आपका बड़ा ओ, ठीक है। इन्हें संधि स्वर कैसे बोलते हैं? देखो देखो कैसे, जैसे जैसे अ और अ मिलेगा तो क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा। आई बात समझ? ई और छोटी ई, मतलब दोनों छोटी ई मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? अपनी बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ऊ और फिर वही छोटा ऊ, ये जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? आपके बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। आई बात समझ? क्या करेंगे? बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। वैसे ही इधर देख लो, जैसे अ और जब ई मिलेंगे तो दोस्तों क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अ और ई मिलेंगे तो ए बनाएंगे। वैसे ही अ और ए मिलेंगे, छोटी ए, तो क्या बनाएंगे? आपके बड़ी ए बनाएंगे। जब आप संधि पढ़ेंगे ना तब इनका यूज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। संधि पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखो ये आपकी कौन सी संधि होगी? यहाँ पे वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। तो इसी प्रकार से हम संधि को यहीं पे थोड़ी चीज़ों को थोड़ा वर्णमाला पे मैं आपसे बता रहा हूँ। अब अगर आपने अच्छे से वर्णमाला पढ़ ली, अगर आपने अच्छे से वर्णमाला पढ़ ली, दोस्तों इतना बता रहा हूँ, संधि आपके लिए चुटकियों का खेल है, कोई परेशानी नहीं है। कैसी भी यूँ यूँ होता है, यूँ ऐसे ही ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अ और ऊ मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? छोटे होगा, छोटे ओ का निर्माण होगा। वैसे अ और आपका बड़ा ओ में छोटा ओ मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण करेंगे? बड़ा ओ का। आई बात में? यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई है तो हमें बताना, हालांकि तो होगी नहीं, मैंने बड़े अच्छे से इस चीज़ को आपके बारे में आपको बताया है, ठीक है। एक होता है इसमें, एक होता है इसमें तीसरा जो होता है वो होता है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। ये जो होता है इसे बोलते हैं ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत भाषा में ज़्यादा यूज होता है, हिंदी भाषा में बहुत कम यूज होता है। आते हैं क्वेश्चन लेकिन इतने नहीं आते। बात करते हैं इन्हीं के बारे में क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम निकालना है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसको ज़्यादातर है मूल स्वर, दीर्घ स्वर या लघु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक। मतलब अब देखो इसको मैं बताऊँ, दीर्घ स्वर वैसे हो रहे हैं आपको पता, आ, ठीक है, दीर्घ स्वर हो गया। दूसरी बात गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर बोलते हैं, ठीक है। संधि स्वर यानी दो स्वर मिलके तीसरे स्वर का निर्माण कर रहे हैं तो संधि हो रही है। द्विमात्रिक स्वर हो गए कैसे? एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, तो दो मात्रा आ गई। ऐसे एक मात्रा ये, एक मात्रा ये, दो मात्रा आ गई। इधर देखो जैसे अ की मात्रा और ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा बना रही है तो यानी दो मात्रिक हो गई। तो आई बात समझ में? तो यानी कि दो मात्रिक भी हो गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना, नहीं हो तो इसे नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। इस बात को ध्यान रखना, इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला को अब पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ में हम इसे थोड़ा डाल दिया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं आगे।
हुआ? चलो तो अब बात करते हैं इसकी आगे बात। देखो अब हमने पढ़ लिया क्या, आपके स्वर पर पढ़ लिए, स्वर के प्रकार पढ़ लिए। अब इसमें पूछे कुल स्वर, कुल स्वर क्वेश्चन आ जाता है। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या देख लेते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या देख रहे हैं। देखो वैसे मैं तुम्हें बताऊं, स्वरों की संख्या वैसे तो होती है 11। अब देख लेते हैं 11 कैसे कैसे होती है। हमने मूल स्वर कितने थे? 4 थे। जैसे आ ई, सॉरी अब ऐसे मिक्स कर देता हूँ इसको, क्योंकि दिक्कत आपको आएगी नहीं समझ। जैसे अ हुआ मूल स्वर, उससे बना दीर्घ स्वर आ ए ई उ आपका ए हुआ, साथ साथ बड़ी ए हो गया, ओ हुआ आपका बड़ा ओ हुआ, साथ ही साथ आपकी और रे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। बात करते हैं कुल स्वरों की संख्या। कुल स्वर होते हैं दोस्तों 13, लिख लो। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 बताइए। 13 कैसे? देखो 11 तो स्वर और 2 अयोगवा, 11 स्वर और 2 अयोगवा, ठीक है। 2 स्वर, सॉरी 11 स्वर और 2 अयोगवा, तो कुल स्वर बोल देते हैं 13। अब बात करते हैं अयोगवा की, बात करते हैं। यहाँ पर लिख लो, हेडिंग लिख लो, अयोगवा, अयोगवा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अ के योग से जो बहन होते हैं, जो निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अयोगवा कहते हैं। अ के योग से उत्पन्न होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अयोगवा होते हैं, ठीक है। हालांकि तो अ के बहुत हो रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा फंडा समझ लेना क्या होता है। इनकी संख्या देखो 2 होती है, ठीक है। इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। इनकी संख्या लिख लो, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं अनुस्वार, एक को बोलते हैं अनुस्वार और दूसरा होता है इसमें विसर्ग। देखो अनुस्वार को कुछ इस तरह से बोलते हैं। देखो जैसे चंद्रबिंदी होती है, इस तरह की चंद्रबिंदी को अनुस्वार बोलते हैं, और विसर्ग बोलते हैं इस तरह से। आपने देखा होगा इस तरह से। आई बात में? अनुस्वार विसर्ग आपको समझ में आए? अनुस्वार बोलते हैं अंक की बिंदी को, विसर्ग बोलते हैं जो पीछे 2 बिंदियां लगती हैं, उन्हें बोला जाता है विसर्ग, ठीक है। ठीक है, आई बात में? यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। यहाँ तक की आगे बात करेंगे इसके। देखो इन अयोगवा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें क्या होता है, इन जो 2 स्वर हैं, या इन्हें 2 वर्ण बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। इनमें स्वरों के भी गुण पाए जाते हैं, और इनमें स्वरों के भी, और इनमें व्यंजनों के दोनों गुण पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें अयोगवा बोला जाता है। क्यों? देखो कि जो विसर्ग और अनुस्वार हैं, ये किसी न किसी, मतलब ये कभी अकेले नहीं आते,
कभी ये अकेले नहीं आते, किसी न किसी वर्ण के साथ आएंगे या किसी न किसी व्यंजन के साथ आते हैं, किसी न किसी व्यंजन के साथ आएंगे। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि अगर ये किसी व्यंजन के साथ आएंगे और व्यंजन बनता है स्वर के योग से, आगे पढ़ेंगे इस बारे में, जो व्यंजन बनता है स्वर के योग से, तो एक तरह से ये स्वर भी हो गए, एक तरह से व्यंजन भी हो गए, क्योंकि विसर्ग और ये अनुस्वार किसी व्यंजन के साथ आएंगे या किसी स्वर, मतलब एक तरह से ये बोले, इनका जो उच्चारण है बिना किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता। जो इनका उच्चारण है बिना किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो वर्ण की सहायता से नहीं किया जाएगा तो इसमें स्वर और व्यंजन, क्योंकि व्यंजन की सहायता लगेगी, व्यंजन की सहायता लगी तो एक प्रकार से इनमें क्या हुआ, व्यंजन का भी अंश मिला। और व्यंजन हमेशा स्वर के योग से मिलते हैं, योग से बनते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्या हुआ, आपका स्वर के भी अंश मिल गए। तो इस कारण से जो ये अयोग हुआ, इनको मतलब व्यंजन और स्वर दोनों के योग से बनते हैं। आई बात है, इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, अयोगा कहा जाता है। यहाँ तक दिक्कत परेशानी हो हमें दोबारा बताना कमेंट में। तो यहाँ तक इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 मैंने बताई थी, अ आ ई उ ए ओ और रे। और आपके कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, 13। 11 स्वर और 2 अयोगा जो मैंने बताए हैं, यानी कि अ के योग से उच्चारित होने वाले शब्द क्या होंगे, अयोगवा होंगे। इनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें पूर्णतः ना तो स्वर बोला गया है और ना ही इन्हें पूर्णतः व्यंजन कहा गया है। आई बात समझ में, ना तो इन्हें पूर्णतः स्वर कहा गया है और ना ही इन्हें पूर्णतः व्यंजन कहा गया है। तो इस कारण से स्वरों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 13 हो जाएगी, और खाली स्वरों की संख्या पूछ लें तो 11 हो जाएगी। आई बात समझ में, चलो ऐसे करो नोट। इससे बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारे स्वर हैं उनके उच्चारण स्थिति या स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। तो इसे आप एक बार नोट कर लें, तो उसके बाद हम चीज़ें आगे देखेंगे। चलो हुआ नोट। चलो बात करते हैं वर्गीकरण की, स्वरों के वर्गीकरण की। देखो हेडिंग डालो, जिह्वा के आधार पर पहला वर्गीकरण क्या हो, किस लिए होगा, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो ये 3 प्रकार से किया गया है, ठीक है। एक अग्रस्वर, मतलब जीवा का आगे का भाग जिसे अग्र भाग बोलेंगे, मध्य भाग यानी जीव का जो बीच वाला भाग हो, और एक पश्च भाग जो बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है, तो ये होगा पश्च भाग, ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, 3 स्थानों में बांटेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, मतलब जीवा के आधार पर जो है आपके स्वरों का उच्चारण स्थान, ये 3 भागों में बांटा गया है,
3 उच्चारण स्थान बताए गए। पहला है आपका कौन सा, लिख लो। जो पहला है वो आपका अग्रभाग अग्रस्वर या अग्रभाग बोल दो, अग्र स्वर। दूसरे हमारे कौन से, मध्य स्वर, मध्य स्वर या, और तीसरे हमारे कौन से, पश्च स्वर, पश्च स्वर। आई बस में कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। कितने, 3। और इनमें कौन कौन से, इन्हें एक बार देख लें। जैसे अग्र जो स्वर हैं वो है ए, ई, ध्यान रखना, ए और ए। जो इनका उच्चारण होता है जिह्वा के अग्रभाग से होता है। कहाँ से, अग्रभाग से, ठीक है। और जो मध्य भाग है उसमें एक ही वर्ण आता है, वो है आपका अ का जो उच्चारण होता है, स्थान है वो कहाँ पे, आपके मध्य भाग में। और रही बात पश्चिम भाग की, तो बाकी के जैसे अ, आ, उ, ओ और आपका बड़ा ओ, तो इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ पे, पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में, यानी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोल के देखो, जैसे अग्र स्वर ने बोलो, अग्र स्वर को जैसे बोलो ई, ए तो कहाँ से निकला, आगे के भाग से इनका उच्चारण हो रहा है। वैसे मध्य स्वर की बात करें तो अ, यानी कि ना तो अंदर से इसका उच्चारण हो रहा, ना बाहर से हो रहा, तो इसका क्या, मध्य से हो रहा है। तो ये कौन सा, मध्य स्वर। और पश्च स्वर की बात करें जैसे आ, उ, ओ, तो इनका कहाँ से निकल रहा है स्वर, यहाँ से निकल, अंदर से। तो कहाँ से हो गया, पश्च स्वर, ठीक है। इनको एक बार नोट कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आई बात है। चलो अब बात करते हैं कौन से, किसके लिए, आपकी मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखावृत्ति दूसरा है, मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके चार वर्गीकरण किए गए। पहला है, देखो कौन सा, जैसे पहला कर लूँ आप, जो है कौन सा, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। देखो इसमें क्या होता है, मुख आधे से कम खुला होता है, मुख आधे से कम खुला, मतलब इन जो स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख है वो आधे से कम खुला होता है। कितना, आधे से कम खुला होता है, या ठीक है, आधे से कम खुला होता है। स्वर क्या हुआ, मुख उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुला होता है,
इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ भी जाता है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत भी कर जाते हैं, तो इसे लिख लो। वो है आपके स्वर कौन कौन से, आपके ए और ओ, कौन कौन से, ए और ओ, ए और ओ। ठीक है, बात करते हैं हमारे समृद्ध स्वर की। बात करते हैं दूसरे कौन से, समृद्ध स्वर, व्रत स्वर। तो इसमें क्या है कि मुख की जो स्थिति है वो लगभग बंद रहती है या सबसे कम खुला रहता है। मुख सबसे कम खुला रहता है या मुख की स्थिति लगभग बंद जैसी होती है। कैसी होती है, बंद जैसी होती है। लिख लो। मुख, जैसे मुख, मुख सबसे कम खुला रहता है या लगभग बंद रहता है, बंद सा, लगभग बंद सा रहता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं देखो, इसमें आते हैं आपके, यहीं लिख लो, जैसे ई, ई, ऊ, ठीक है, और आपका रे। ये वर्ण जो आते हैं, वो स्वर आते हैं, वो किस में आते हैं, समृद्ध स्वरों में। आई बात में, अर्ध समृद्ध। उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुला रहता है, मतलब पूरा बंद नहीं होता। वो जो स्वर है कौन कौन से, ए और ओ। अब बात करें समृद्ध स्वर की, तो मुख सबसे कम खुला रहता है, मुख सबसे कम खुला रहता है या लगभग बंद सा ही मानो, लगभग बंद सा रहता है। ये जो स्वर हैं कौन कौन से आपके, ई, ऊ और रे। बात करते हैं आगे विव्रत स्वर की, या अर्धविव्रत कर लूँ, तीसरा है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत बहुत सारा बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, पता है। मतलब मुख आधे से थोड़ा सा खुला रहता है, आधे से थोड़ा सा, आधे से ज़्यादा खुला रहता है। मैं आधा से ज़्यादा पूरा नहीं खुला होता, आधे से ज़्यादा। मुख आधे से ज़्यादा खुला, मुख आधे से ज़्यादा खुला रहता है। इसमें क्या है, मुख आधे से ज़्यादा खुला रहता है। और जो ये वर्ण हैं वो कौन कौन से आपके देखो, जो ये आपके बड़ी ए, ठीक है, ए, बड़ा ओ, ठीक है, बड़ी ए, बड़ा ओ, और आपका एक और होता है, या एक सेकंड रुको, देखो ये हो गया। हाँ देखो, इसमें एक तो होता अ और एक होता है आपकी बड़ी ए और आपका बड़ा ओ। तो ये होते हैं आपके कौन से, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर एक होता है विव्रत स्वर, इसमें जो मुख है वो सबसे अधिक खुला होता है। लिख लो इसे, यहीं पे लिख लो, थोड़ा सा देखना। चौथा है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, यानी कि मुख सबसे अधिक खुला होता है, मुख सबसे अधिक खुला रहता है, अर्थात पूरा खुला होता है। मुख सबसे अधिक अरे यार एक सेकंड लिख लो। मुख सबसे अधिक
सबसे अधिक खुला रहता है, अर्थात पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है। और ये जो स्वर है वो कौन सा आपका, जो ये स्वर है वो आपका एक ही मात्र, वो कौन सा आपका अ, वो कौन है, स्वर जो है आपका अ है। आई बात है। इसे मैं एक बार दोबारा बता दूँ क्योंकि इसमें से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत बच्चे इन क्वेश्चनों को अधिकांशतः गलती करके आते हैं। उन चीज़ों का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जिससे आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें। देखो, मुखावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। बात करते हैं, इनको 4 भागों में बांटा है, अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्धविभ्रत स्वर और विभ्रत स्वर। तो बात करते हैं अर्ध समृद्ध की, तो उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुला रहता है, आधे से कम खुला रहता है, मतलब पूरा बंद नहीं होता लेकिन आधे से कम खुला रहता है। इसमें जो स्वर आते हैं वो कौन से, ए और ओ आते हैं। ठीक है, बात करते हैं समृद्ध स्वर की, तो मुख सबसे कम खुला रहता है, लगभग बंद सा ही रहता है। जैसे अब उच्चारण कीजिए आप, ई ई ई ई है, ऊ रे, तो देखो उच्चारण करो तो इसमें क्या होगा, समृद्ध स्वर में क्या होता है, लगभग मुख लगभग बंद सा ही रहता है। आई बात समझ। तो बात करते हैं अब अर्ध विभ्रत स्वर की, यानी कि मुख जो है उसमें क्या था, समृद्ध स्वर में, सॉरी अर्ध समृद्ध में आपका उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा आधे से कम खुला था, लेकिन इधर बात करें अर्ध विभ्रत की तो मुख आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खुला रहता है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खुला रहता है। उसमें कौन कौन सा है, अ, ए और आपका बड़ा ओ, बड़ी ए बड़ा ओ। ठीक है, बात करते हैं उसी प्रकार विभ्रत स्वर की, तो मुख सबसे अधिक खुला होता है, मुख सबसे अधिक खुला रहता है, अर्थात पूरा खुला रहता है। उसमें एक ही स्वर आता है, कौन सा आपका, बड़ा, कौन सा आपका बड़ा, ध्यान रखना कौन सा, बड़ा। आई बात समझ यहाँ तक, चलो इसे नोट करो। तो उसके बाद पढ़ेंगे एक और है उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन इससे भी आते हैं, मतलब इस अब तो वर्णमाला आ गई तो इसमें तो क्वेश्चन मिनिमम आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम हर एग्जाम में आएंगे, चाहे कितना भी छोटा हो एग्जाम हो या कितना भी बड़ा एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन तो वर्णमाला से मिलते ही हैं। तो इसको यहाँ से अब थोड़ा सा सीरियस होकर आप पढ़ना शुरू करें। अब तक जो आपकी भाषा थी उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने वाला बच्चा उसे भी पढ़ेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ से ज़्यादातर फोकस करें अपनी क्लास में। ठीक है, एक भी दिन आप मिस ना करें क्लास को। हो गया, देखो अब लिख लो, इसमें बात करते हैं किसकी, उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण उच्चारण स्थिति के आधार पर, उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण कितने, देखो ये कितने वर्गों में बांटा है, ये 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में लिख लो। कितने में, स्वरों को कितने में, 6 भागों में बांटा है, 6 वेद हैं इसके, कितने, इसके 6 वेद हैं। पहला है, लिख लो, पहला है आपका कंठस्वर, कंठस्वर। दूसरे आपके तालव्य स्वर, तालव्य स्वर, ठीक है, कंठस्वर तालव्य स्वर। तीसरे आपके मूर्धन्य, चौथे आपके ओष्ठ स्वर,
ओष्ठ है स्वर। पांचवें आपके कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। और छठे आपके कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ स्वर। अब इनको एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको 6 प्रकार के बताए थे, 6 मैंने बता दिए। कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन स्वर, ओष्ठ स्वर और कंठ तालव्य स्वर और कंठ ओष्ठ स्वर। देखो कैसे, इनको अब एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके, इस वजह से थोड़ा सा इस पर फोकस करना। देखो बात करते हैं कंठ तालव्य की, सॉरी कंठ स्वर की। तो कंठ स्वर में आते हैं अ और आपका बड़ा आ, बड़ा आ। बात करें तालव्य स्वर की, तो तालव्य में आते हैं ई और आपकी बड़ी। मूर्धन में आते हैं तो बात करते हैं रे की। इसमें मूर्धन्य स्वर कौन सा है? रे है। बात करते हैं ओष्ठ की, तो ओष्ठ आपका ऊ और ऊ आता है इसमें। अब बात करें कंठ और तालव्य की। हमने संधि स्वर बताए थे आपको, संधि स्वर बताए ना, अ और ई से मिलके ए बना रहा है, तो क्या होगा? इसे ए और आपकी बड़ी ए किस में आएंगे? आपके कंठ तालव्य में। कंठ ओष्ठ में क्या बताया था हमने? अ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ओ और आपका बड़ा ओ, बड़ा ओ। आई बात में? तो ये आपके उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया। कंठ स्वर कौन कौन से? अ आ। तालव्य स्वर कौन कौन से? आपके ई और ई। मूर्धन्य स्वर है आपके रे। ओष्ठ स्वर आपके ऊ और ऊ। आपके कंठ तालव्य स्वर है ए और ए। कंठ ओष्ठ स्वर है आपके ओ और आपके ओ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारा स्वर वाला जो टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे अब हम कल की क्लास में आपके व्यंजनों का, क्योंकि यहाँ से स्वर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं और ना ही कभी आया है। कोई भी एग्जाम दे के देख लेना, स्पेशली पुलिस हो, आपका UPSI हो, इतने में पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। स्वर वाला जो टॉपिक है वो आज हमने आपका कंप्लीट करा दिया। कल पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या? व्यंजन। वो आपकी 2 दिन भी क्लास चल सकती है और आपकी 2 दिन, हाईएस्ट 2 दिन ही चलेगी, एक दिन में मुश्किल हो पाएगा। 2 दिन हम उससे करेंगे। बात करते हैं हम आपकी पिछली क्लास की वर्णमाला की, सॉरी वर्णमाला नहीं, भाषा की। तो भाषा की हम जरूर जल्दी से प्रैक्टिस सेट आपके प्रैक्टिस लाने वाले। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जिससे हम पूरी जो भाषा वाला जो टॉपिक था हम उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई बात है? तो चलो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल पर थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले। आई बात है? चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।